जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करेंगे इतिहास का नया सेशन। तो आइए बात करते हैं इतिहास के पहले क्वेश्चन पर। और इतिहास का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया है? तो इसमें ए ऑप्शन दिखा रहा है बनवाली, बी ऑप्शन दिखा रहा है कालीबंगा, सी ऑप्शन दिखा रहा है धौलावीरा और डी ऑप्शन दिखा रहा है कोट दीजी, है ना। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के कितने चिन्ह मिले हैं? 10। अब हम धौलावीरा को जानने से पहले ये जानना चाहेंगे कि धौलावीरा की खोज किसने किया था। धौलावीरा की अगर खोज की बात करें किसने किया था, तो धौलावीरा की जो खोज किया था उनका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। उनका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट और इन्होंने खोजा है इसको 1990-91 ईस्वी में। समझ गए? तो अगर पूछ हड़प्पा की खोज करता कौन है? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो खोज करता कौन है? रखालदास बनर्जी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता कि धौलावीरा के खोज करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये भी पूछ सकता है कि कब खोजा है, तो 1990-91। तो एक चीज़ तो मिल गया, 10 बड़े आकार वाले चिन्ह। पहली चीज़ क्या मिल गया? 10 बड़े आकार वाले चिन्ह। और अगर दूसरा चीज़ पूछ ले कि दूसरा प्रमाण क्या मिला है वहाँ से, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से स्टेडियम के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण है? स्टेडियम। और स्टेडियम में क्या खेला जाता है? खेल खेला जाता है, यानी कि हड़प्पा वासी भी खेल खेलने में रुचि रखते थे। इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि कहाँ पर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था अगर कहीं पर थी, सबसे अच्छी व्यवस्था, तो धौलावीरा। अच्छा, एक दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क के किनारे क्या बनी हुई थी? नालियाँ, है ना। तो हड़प्पा में हर जगह पर जल निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन सबसे बेहतरीन व्यवस्था कहाँ थी? धौलावीरा। समझ गए? अब अगर बनवाली की बात करें, तो यहाँ पर बनवाली की अगर हम खोजकर्ता की बात करें, तो बनवाली के खोजकर्ता भी जो है कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। लेकिन बनवाली की खोज इन्होंने किया है 1964 में। कब किया है दोस्त? 1964 में। और जबकि धौलावीरा की खोज कब किया है? 1990-91। समझ? खोजकर्ता एक, समय अलग अलग है। अच्छा, धौलावीरा से जो है स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिली है, हड़प्पा सभ्यता के 10 बड़े आकार वाले चिन्ह मिले। तो बनवाली से क्या मिले हैं? तो बनवाली से मिले हैं मिट्टी का हल। क्या मिला है दोस्त? मिट्टी का हल मिला है। और दूसरा चीज़ मिला है बढ़िया किस्म का जौ। तो बढ़िया किस्म का जौ मिला है। तो आपको बड़े आसानी से याद किया जाता है कि जो है कहाँ से जौ का प्रमाण मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बनवाली। लेकिन उसकी वैरायटी बहुत ही अच्छी थी। इतिहासकार खोज कर लेते हैं, पता नहीं कैसे खोज करते हैं, है ना। वो तो ये भी बता देते हैं कि एक महिला मिली थी, उसके मांग में सिंदूर था, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप डाउट मत करिए। और पहली चीज़ क्या मिली है? मिट्टी का हल मिला है, यानी कि सचमुच का हल हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है, लोहे का हल नहीं मिला है, क्योंकि लोहे के ज्ञान से वो लोग परिचित थे ही नहीं। लेकिन मिट्टी का हल मिला है। और वो प्लेस कौन सा है? बनवाली। एक और उसमें अच्छा प्लेस दिया है, और उस प्लेस का क्या नाम है? कालीबंगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। क्या बताइएगा कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो
तो काले रंग की चूड़ी। और अगर ये पूछ ले धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा सफ़ेद कुआं। क्या हो जाएगा? सफ़ेद कुआं। धौला मतलब सफ़ेद होता है और वीरा मतलब क्या होता है? कुआं। ठीक है, तो धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या हो गया? सफ़ेद कुआं। और कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या हो गया? काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये भी पूछ सकता है कि कालीबंगा की खोज किसने किया था, है ना। तो अगर खोजकर्ता की बात आ जाए तो इसके खोजकर्ता हैं बीबी लाल। बीबी लाल इसके खोजकर्ता हैं बीबी, यहाँ डैश है ना, बीबी लाल प्लस बी के थापर, प्लस बी के थापर। और किसी किसी किताब में आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ होगा अमलानंद घोष। क्या लिखा होगा दोस्त? अमलानंद घोष। और इसकी खोज किया गया 1953 ईस्वी में। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पर अकोट दीजी पाकिस्तान में पड़ता है। सही है सर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का, वो क्या हो जाएगा? तीसरा। इसमें किसी तीनों में से एक देगा, है ना। जैसे पूछ लेगा कि बताइए कि कालीबंगा की खोज किसने किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है ना, या फिर रखालदास बनर्जी ने किया है, या फिर दयाराम साहनी ने किया है। और इन तीनों में से कोई एक डाल देगा, तीनों को नहीं डालेगा। समझ गए ना। तो पहले का राइट आंसर इसमें क्या है दोस्त? धौलावीरा। आगे बढ़ें। कह रहा है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर कौन सी वंश की स्थापना की? कह रहा है कि हाँ, कौन सी? कण्व वंश। आंसर क्या हो जाएगा? कण्व वंश। समझ गए? तो आप कह सकते हैं अंतिम शुंग शासक की हत्या किसने किया था? वासुदेव ने। और वासुदेव ने किस वंश की स्थापना किया था? कण्व वंश। तो अगर कण्व वंश का संस्थापक पूछ ले तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? वासुदेव। और अगर ये पूछ ले कि वासुदेव के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो आंसर हो जाएगा भूमिपुत्र। और अगर ये पूछ ले भूमिपुत्र के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो आंसर हो जाएगा नारायण। और पूछ ले कि उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो आंसर हो जाएगा सुशर्मा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सुशर्मा। तो अगर पूछ ले कि कण्व वंश में कुल कितने शासक ने शासन किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। कण्व वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन? सुशर्मा। तो बहुत आसान है, कण्व वंश में 4 शासक शासन किए हैं। पहला वासुदेव और अंतिम कौन है? सुशर्मा। ठीक है। और देखिएगा, पहला जो बड़ा वंश हुआ है उस वंश का क्या नाम है? मौर्य वंश। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का, यानी कि जब मौर्य वंश का अंत होता है तो उसके स्थान पर जो वंश गद्दी पर बैठता है पाटलिपुत्रा के, वो वंश कौन था? शुंग वंश। और शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। कौन है दोस्त? पुष्यमित्र शुंग। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए वह कौन सा शासक है जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। अश्वमेध यज्ञ किया है, उसका क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। किसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया है? किसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया है? तो भी आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। लेकिन अगर पूछ ले कि किसने 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण करवाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। और आप देखेंगे यही शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? कण्व वंश। समझ में आया?
तो मौर्य वंश के स्थान पर कौन सा वंश गद्दी पर बैठा? शुंग वंश। और शुंग वंश के स्थान पर कौन सा वंश गद्दी पर बैठा? कण्व वंश। समझ में आया? क्रम हो गया, नोट करिए। हो गया? लिखते रहिए, चूंकि 40 मिनट का ही ये क्लास है, तो मैं बोलता रहूँगा, आप लोग नोट करते रहिए। और वैसे अब घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आज दूसरा वीडियो, ऐसे ऐसे सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो जो आप समझे रहेंगे तो बाद में भी नोट कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा हो तो नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त राजवंश का वह कौन सा पहला शासक था निम्नलिखित में से जिसने महाराज अधिराज की जो है पदवी धारण किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। यही सही है, लेकिन यहाँ पर लिखना चाहिए था चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि चंद्रगुप्त कितने हुए हैं? 2। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप देखिएगा, जिसने यहाँ पर संधि विच्छेद कर दिया है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि वह कौन सा शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। किसकी उपाधि धारण किया है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि किसने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था? किसने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था? गुप्त संवत कब शुरू होता है? 319 ईस्वी में। कब शुरू होता है? 319 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर किस सन में बैठता है? 319 ईस्वी में। तो इसने जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक नए संवत की शुरुआत की है। उस संवत का क्या नाम है? गुप्त संवत। और यह कब चला है? 319 ईस्वी में। अच्छा, संवत की बात अगर छिड़ी गई है तो एक होता है विक्रम संवत। नाम सुना है? विक्रम संवत चला है। और विक्रम संवत कब चला है? 57 BC में। कब चला है? 57 BC में। और BC को हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, है ना। और विक्रमादित्य नाम के एक शासक ने चलाया था। ये विक्रमादित्य अलग है और जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है वो अलग है। ठीक है, विक्रमादित्य नामक शासक ने चलाया था। आपने एक संवत सुना होगा, उस संवत का क्या नाम है? शक संवत। और उसका टाइम पीरियड क्या है? 78 ईस्वी। आप इसको कह सकते हैं AD, है ना। ये क्या है? अच्छा, भारत का जो व्यवस्था लिया गया है कैलेंडर का, वह व्यवस्था इन तीनों में से किससे लिया गया है? इससे लिया गया है, शक संवत। किससे लिया गया है? शक संवत। और शक संवत को किसने जारी किया था? कनिष्क ने। किसने जारी किया था? कनिष्क ने। अब कनिष्क शक शासक था, कुषाण शासक था? कुषाण। तो फिर इसको कुषाण संवत नाम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कुषाण संवत। इसको शक संवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संवत का ज़्यादा प्रयोग किसने किया है? शकों ने। किसने ज़्यादा प्रयोग किया है? शकों ने। इसीलिए कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाए गए संवत को कुषाण संवत ना कहकर क्या कहा जाता है? शक संवत। एक और संवत चला है, उस संवत का क्या नाम है? हर्ष संवत। उस संवत का क्या नाम है? हर्ष संवत। हर्ष संवत को कब चलाया गया है? 606 ईस्वी में, है ना। हाँ जी, वो कह रहा है कि वो पुराना वाला गणना हम नहीं मानेंगे, अब आज से जो गणना शुरू होगा उसको माना जाएगा। इसीलिए लोग अपने नाम से क्या चलाते थे? संवत। तो हर्ष संवत को किसने चलाया था? हर्षवर्धन ने। और कब चलाया था? 606 ईस्वी में। और हर्षवर्धन गद्दी कब बैठा है? 606 ईस्वी में। समझ में आया? एक और संवत है जिसको हिजरी संवत कहते हैं। कौन सा संवत कहते हैं? हिजरी संवत। हिजरी संवत कब चला है? 622 ईस्वी में। कब चला है दोस्त? 622 ईस्वी में हिजरी। अब संवत से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का गलत होगा? नहीं, गलत होना चाहिए। हिजरी संवत कब चला है? 622 ईस्वी। अच्छा, हिजरी संवत क्यों चलाया गया है? अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद साहब जो है पैदा कहाँ हुए थे? मक्का में। कहाँ पैदा हुए थे? मक्का। और मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह एक है।
और अल्लाह अनंत और अनादि है, और अल्लाह ने ही समस्त ब्रह्मांड की क्या करी है? रचना। तो जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की है, क्या हम उसकी रचना कर सकते हैं? क्या हम उसको डिसाइड कर दे सकते हैं कि अल्लाह 4 फुट का होगा, कि अल्लाह 6 फुट का होगा, कि अल्लाह 2 फुट का होगा? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की मूर्ति हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जिस अल्लाह ने समस्त संसार को बना दिया, उस अल्लाह का डिजाइन हम तैयार नहीं कर सकते। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध। तो यहाँ के जो मुसलमान थे, मक्का के मुसलमान थे, वो मोहम्मद साहब से नाराज़ हो गए और मोहम्मद साहब को मार मार के जो है मक्का से कहाँ भगा दिए? मदीना। तो जिस समय मक्का से वो मदीना जाते हैं, उसी समय एक संवत की शुरुआत होती है, उसी को क्या कहते हैं? हिजरी संवत। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें दोस्त कुमारगुप्त की, कि कुमारगुप्त कौन था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुना आप? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। ये क्या है कि इसकी क्या है? उपाधि है, लेकिन लोग चंद्रगुप्त इसको क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। इसी का लड़का है कौन? कुमारगुप्त। समझ रहे? और अगर पूछ ले कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। अब यहाँ पर दिखा है रामगुप्त। समझ रहे? तो एक इतिहास में एक शासक हुआ है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है दोस्त जिसका? समुद्रगुप्त। उसके 2 लड़के थे, एक लड़के का नाम था चंद्रगुप्त और एक लड़के का नाम क्या था? रामगुप्त। रामगुप्त का एक विवाह हुआ था और इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। इसकी पत्नी का क्या नाम था? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी बड़ी खूबसूरत थी। इसको पहले मिटा दें, इसको लिख लें आप लोग ना। ध्रुव देवी जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी। तो आप देखेंगे, मैप बनाएंगे तो आप समझ में आएगा। जब समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है तो पाटलिपुत्रा का शासक कौन बनता है? रामगुप्त। कौन शासक बनता है? रामगुप्त। और इसकी पत्नी का क्या नाम है दोस्त? ध्रुव देवी। और यहाँ गुजरात में जो लोग शासन कर रहे थे वो कौन शासक कर रहे थे? शक। और शकों को पराजित करके उनकी बहन बेटियों के साथ विवाह किया था कभी किसने? समुद्रगुप्त ने, यानी कि रामगुप्त के पिताजी ने। जब शकों ने देखा कि यहाँ पर रामगुप्त गद्दी पर बैठा या बहुत कमज़ोर है, तो उसने अपने इस अपमान का बदला लेना चाहा और शकों ने आक्रमण कर दिया। कहाँ? रामगुप्त। और रामगुप्त को लगा कि वो हार जाएंगे, तो रामगुप्त शकों के पास पहुँचे और शकों से कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ना तो हमें आपका साम्राज्य चाहिए, ना तो आपका धन दौलत चाहिए, और ना ही हमें आपसे किसी भी प्रकार कोई संधि करना है। हमें आपकी पत्नी चाहिए, उसका क्या नाम है? और रामगुप्त चूँकि कमज़ोर था, उसीलिए शकों की बात को उसने मान लिया। लेकिन उसका एक भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उसने कहा कि भैया, ये भाभी हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की इज्जत है, इन्हें शकों के हवाले नहीं करना। तो रामगुप्त ने कहा कि तुम शांत रहो, अगर हम जिंदा रहेंगे दूसरी भाभी आ जाएंगे, दिमाग मत खराब हो, या तो ज़िंदगी चल लगी है दांव पे, है ना। तो उसने कहा जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कि भाभी के जगह पर हम जाएंगे, आपको कोई आपत्ति है? तो पालकी में ध्रुव देवी नहीं बैठती, बल्कि कौन बैठता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और जब शकों के पास ये डोली पहुंचती है तो जो शक शासक था वो बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला आ रही थी। तो उसने सारे पहरेदारों को हटा दिया, बोला मिलन में किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? और जब ध्रुव देवी उतरी है तो दौड़कर ध्रुव देवी को गले लगाया, और उधर ध्रुव देवी ने उसके पेट में क्या फूंक दिया है? छुरा, और वो मर गया। तो कहा रे ध्रुव देवी का? ध्रुव देवी नहीं, ध्रुव देवा है, तुम्हारे बाप है ना। कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बात समझ में आया? और ये शासक मर गया। और जब वहाँ से वापस लौट कर आया तो रामगुप्त ने इसका भव्य स्वागत किया और कहा मेरे भाई तुम बैठो, तुम्हारा स्वागत है। कहा वहाँ थोड़ी बैठेंगे। कहा फिर कहाँ होगा? तुम हट। जो अपनी बीवी की सुरक्षा नहीं कर सकता वो साम्राज्य की सुरक्षा क्या करेगा? तो रामगुप्त को हटाकर अगला बादशाह कौन बना है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो रामगुप्त ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा ध्रुव देवी का और कहा चलो हम कहीं चलते हैं। तो
तो उसने बोला इधर आ, ये बीवी का हाथ तुम नहीं पकड़ सकते हो, ये बीवी का हाथ हम पकड़ेंगे, तुमको जहाँ जाना है तो पैदल जाओ है ना। तो इसकी बीवी को भी हथिया लिया और इसके राज्य को भी हथिया लिया, समझ रहे। तो व्यक्ति को हमेशा क्या रहना चाहिए, पावरफुल। स्कंदगुप्त की बात करें तो यह किसका बेटवा है, कुमार गुप्त का, है ना। और पूछ ले कि हूणों को पराजित करने वाला शासक कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। और उसने हूणों को पराजित किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से। और भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, गाजीपुर में। कहाँ है, गाजीपुर में। और गाजीपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। समझ में आया। नेक्स्ट बढ़े। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए, चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ जी, हाँ हाँ, गुप्ता मतलब वैश्य, वैश्य जाति के थे, ये वैश्य जाति के थे। अब देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी किस भाषा में। ये क्या पूछ रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी। अब यहाँ पर दिया हिंदी भाषा, तो उस समय हिंदी चलती नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगी, गलत। पाली भाषा चलती थी, लेकिन पाली भाषा के आपके कोई भी अभिलेख मिलते नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत। अब आपको दिमाग लगाना है, या तो प्रकृत भाषा हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, संस्कृत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। क्या हो जाएगा, संस्कृत। और प्रयाग प्रशस्ति का ये भी पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक है उसका नाम है हरिसेन। उसका क्या नाम है दोस्त, हरिसेन। और हरिसेन किसके समय प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, समुद्र। तो आप यह कह सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, समुद्रगुप्त की। और इसका लेखक कौन है, हरिसेन। और अगर ये पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति पहले किसकी प्रशस्ति थी, तो आपने देखा होगा अशोक, है ना, अशोक ने एक अभिलेख चलाया है, प्रयाग स्तंभ लेख। क्या चलाया है, प्रयाग स्तंभ लेख। तो मान लीजिए ये प्रयाग स्तंभ लेख है, ये क्या है, प्रयाग स्तंभ लेख है। और यहाँ तक जो रचना मिलती है वो मान लीजिए किसकी रचना मिलती है, सम्राट अशोक की। तो अभी तो इतना खाली है, तो ये जो नीचे जो खाली है इसी पर किसने अपने अभिलेख जारी कर दिया, समुद्रगुप्त। और इसका क्या नाम रखा, प्रयाग प्रशस्ति। और इसका क्या नाम था, प्रयाग स्तंभ लेख। और दोनों एक ही चीज़ है, एक ही पत्थर पर लिखा गया है ना। तो एक ही पत्थर पर लिखा गया, कोई चीज़ प्रशस्ति कैसे हो गया और कोई चीज़ अभिलेख कैसे हो गया। अगर होना चाहिए था दोनों प्रशस्ति होना चाहिए था, और होना चाहिए था दोनों का अभिलेख होना चाहिए था। देखिए, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैंने जैसे पढ़ाया है हूबहू बहुत अच्छा पढ़ा है, तो आपने कहा सर बहुत अच्छा पढ़ा है, तो इसको अभिलेख कहेंगे। क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसीलिए आपने क्या बोला कि सर अच्छा पढ़ा है। लेकिन आपने ऐसा बोल दिया कि सर आप जैसा पढ़ाए पूरे संसार में कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, हमारी किडनी फेफड़ा सब साफ हो गया है ना, एकदम प्रसन्न हो गए है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रशस्ति। समझ रहे कि वह रचना जो प्रशंसा में लिखी गई हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रशस्ति। और वह रचना जो एक्चुअल लिखा गया हो उसको हम क्या कहेंगे, अभिलेख। क्या कहेंगे, अभिलेख। समझ में आया। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्त, विजय। और इसमें कहा गया है समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 12 राजाओं को पराजित कर दिया था। कितने राजाओं को, 12। और इसमें यह भी लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित कर दिया था। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत को पूरा जीत लिया था। यानी कि समुद्रगुप्त जो है मध्यकालीन प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सम्राट था, और उसके जैसा सम्राट कोई नहीं था, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्रशस्ति। अब ये भी पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति को संस्कृत भाषा में लिखवाया है, तो अशोक ने अपनी प्रशस्ति को किस भाषा में लिखवाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृत। आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृत। और बाद में आप देखेंगे इसी अभिलेख पर नीचे जहांगीर का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है, जहांगीर का नाम मिलता है।
और एक नाम और मिलता है, और वो नाम कौन सा है? बीरबल, है ना। और जहांगीर ने इसमें जो चीज़ें लिखवाई हैं वो किस भाषा में लिखवाई है? फारसी। किस भाषा में लिखवाया है? फारसी। और आपको देखने का मन हो तो किसी दिन इलाहाबाद के किले में जाइए, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और उसी के पास आपको ये प्रशस्ति मिल जाएगी। यही इलाहाबाद में, यही अकबर के किले में, अपने इलाहाबाद में। किसी दिन टाइम लगे तो यहाँ से 10 मिनट लगेगा, आप चले जाइएगा, देखिएगा। नहीं जाने देते। किसी से कोई संपर्क हो तो आप वहाँ से जाइए, आप देखेंगे अशोक का भी उस पर अभिलेख है, समुद्रगुप्त का भी अभिलेख है, और जहांगीर का फारसी भाषा में अभिलेख है, और उसमें बीरबल का क्या लिखा है? नाम। ठीक है। तो अगर पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति में अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत। समुद्रगुप्त का अभिलेख संस्कृत, और जहांगीर का अभिलेख फारसी। क्लियर? ओके। ये देखिएगा दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नई सैनिक नगर का निर्माण करवाया, जिसका नाम था, क्या नाम था बताइए? बंगाल था, मैसूर था, सिंध था, या फिर सीरी था? देखिए, इसके समय में 1303 ईस्वी में जो है भारत पर मंगोलों ने आक्रमण किया है। अलाउद्दीन के समय जो है मंगोलों ने कब आक्रमण किया है? 1303। और वैसे हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो हुआ है वो किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय। और कितनी बार हुआ है? 6। ठीक है। लेकिन 1303 में जो आक्रमण हुआ है वो बहुत ही खतरनाक था, और उसका जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था कुतलुज ख्वाजा। उसका क्या नाम था? कुतलुज ख्वाजा। अब कुतलुज ख्वाजा ने जब आक्रमण कर दिया तो अलाउद्दीन परेशान हो गया, और ये जो ऊपर का आप देखेंगे पोर्शन जितना भी है, ये पूरा पोर्शन ऊपर वाला, चाइना, रसिया, ये सब, फिर इधर आप देखेंगे कजाकिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो जितने तान हैं ये सब किसके अधिकार में थे? मंगोलों के। और माना जाता है मंगोलों का जो साम्राज्य है वो सिकंदर के साम्राज्य से भी बड़ा था। और मंगोल इतने पराक्रमी थे कि 24 घंटा में 18 घंटा घोड़े की पीठ पर रहकर सफ़र कर सकते थे। और वो चूँकि ये सब बालुई इलाका है, पानी की क्या है? कमी है, तो ये घोड़े का नाल काट कर उसका खून पी जाते थे, समझ रहे? और जब ऐसे लोगों ने भारत पर आक्रमण किया तो यह जो है छुप गया किले के अंदर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके सेना नायकों ने कहा कि अब आप बाहर मत निकलिएगा, अदरवाइज आपको कुतलुज ख्वाजा मार डालेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत देर तक उसमें छुपा रहा, लेकिन जब 4-5 महीना हो गया, कुतलुज ख्वाजा दिल्ली के सैनिकों का निर्मम हत्या कर रहा है, महिलाओं की इज्जत लूट रहा है, तो उससे रहा नहीं गया अलाउद्दीन खिलजी से। उसने कहा कि आज या तो हम मर जाएंगे या तो हम कुतलुज ख्वाजा को मार डालेंगे, लेकिन इतिहास में हमारा नाम कायर शासक के रूप में लिखा जाए मुझे मंजूर नहीं। तो उसके सेनापति से ने रोकने की कोशिश किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों तलवार निकाल दिया, कहा हट जा सामने, नहीं सबसे पहले तुम्हारे कत्ल हो जाएगा, है ना। इसके बाद उसने कुतलुज ख्वाजा को दौड़ाया, और हम आपको तो भारत में तो दौड़ाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसा दिया, और लोगों ने पकड़ा नहीं होता तो मंगोलिया लेकर पहुंच गया होता। इतना क्रोध में था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन बाद में उसने सोचा कि मान लीजिए मंगोल दूसरी बार इससे बड़ा भी जो है सेना लेकर आक्रमण करे, तो उसने एक नगर बसाया है, और उस नगर का क्या नाम है? सीरी। और एक क्वेश्चन और पूछ ले कि किसको हम दूसरी दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीरी। समझ गए? दूसरी दिल्ली कौन है? सीरी। समझ गया? अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलावा स्थापत्य कला में सीरी के अलावा भी कुछ बनाया है, तो सीरी के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरवाज़ा बनवाया है, उस दरवाज़ा का क्या नाम है? अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक महल बनाया है जिसको हम कहते हैं 1000 सितून महल, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त? 1000 सितून महल। 1000 मतलब क्या हो गया? 1000। सितून मतलब क्या होता है? खंभा, है ना। एक ऐसा महल बनाया जिसमें कितने खंभे लगे थे? 1000। और या हो भी सकता है क्योंकि राजा है तो उससे मिलने हजारों लोग आएंगे, तो इवन 10 बाई 10 का कमरा तो बनवाएगा नहीं, कोई बहुत बड़ा हवेली बनवाएगा। तो एक बहुत बड़ा महल बनवाया जिसमें कितने खंभे थे? 1000 खंभे। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने कोई मस्जिद बनवाया है?
तो एक मस्जिद बनवाया है जिसका नाम है जमैयत, जिसका क्या नाम है, जमैयत, जिसका नाम है जमैयत, मिट गया, मिट गया, जिसका नाम है जमैयत खाना मस्जिद, जिसका नाम है जमैयत खाना मस्जिद, ठीक है, जिसका नाम है जमैयत खाना मस्जिद। तो यहाँ देखिएगा, अगर अलाउद्दीन की स्थापत्य कला के बारे में पूछें कि स्थापत्य कला में कितना काम किया है, तो मुख्य रूप से कितना हो जाएंगे, 4। पहला क्या हो जाएगा, सीरी नगर, दूसरा क्या है, अलाई दरवाज़ा, तीसरा क्या है, 1000 सितून महल, और चौथा क्या है, जमैयत खाना मस्जिद, ठीक है। तो दोस्तों अलाउद्दीन ने जो है दिल्ली में जो दूसरी दिल्ली नामक नगर बसाया है उसका क्या नाम है, सीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र, तेलुगु कृत अमुक्त माल्याद का लेखक कौन है। तेलुगु मतलब कि जो अमुक्त माल्याद क्या है, किताब है, क्या है, एक किताब। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद नामक किताब किसने लिखा, ये आपको बताना है। अमुक्त माल्याद नामक किताब तेलुगु भाषा में किसने लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, कृष्णदेवराय ने लिखा है कि हरिहर ने लिखा है कि बुक्का ने लिखा है कि देवराय ने लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेवराय। आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेवराय। हरिहर जानते हैं कौन है, हरिहर और प्लस बुक्का, हरिहर प्लस बुक्का ने क्या किया है, विजयनगर स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर प्लस बुक्का। हरिहर बड़ा भाई और बुक्का छोटा भाई, यानी कि हरिहर बुक्का भाइयों ने किस साम्राज्य की स्थापना की है, विजयनगर। और कब स्थापना किया है, 1336 ईस्वी में। और इस समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक। देवराय कौन है, जो बुक्का के बाद गद्दी पर बैठा वही कौन है, देवराय। समझ में आया। तो कृष्णदेवराय भी किस वंश का है, विजयनगर वंश का है ना, लेकिन यह तुलुव वंश का है। ये किस वंश का है, तुलुव वंश का है। और ये तीनों जो है किस वंश के हैं, संगम वंश के हैं। ये किस वंश के हैं, संगम वंश के हैं। बुक्का और हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था, संगम। क्या नाम था, संगम। तो इसने अपने पिता के नाम पर पहले वंश का नाम क्या रखा है, संगम। और वैसे विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया है, 4। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 4। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। पहला वंश कौन था संगम वंश। दूसरा वंश था सुलुभ वंश। दूसरा वंश कौन था, सुलुभ वंश। तीसरा वंश कौन था, तुलुभ वंश। और चौथा वंश था अराबीडु वंश। चौथा वंश कौन था, अराबीडु वंश। तो बताइए कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था, तुलुभ वंश का। और इसी तुलुभ वंश के शासक ने तेलुगु भाषा में एक किताब लिखा है, उस किताब का क्या नाम है, अमुक्त माल्याद। उस किताब का क्या नाम है दोस्त, अमुक्त माल्याद। समझ में आया। इसके अलावा आप देखेंगे इसने संस्कृत भाषा में भी एक किताब लिखा है। इसने संस्कृत भाषा में एक किताब लिखा है और उस किताब का नाम है उषा परिणय। उस किताब का क्या नाम है, उषा परिणय। परिणय मतलब विवाह होता है। और उषा किसका नाम है, लड़की का। भगवान शंकर की जो पत्नी है पार्वती का एक नाम और क्या मिलता है, उषा। पार्वती विवाह लिखा इन्होंने एक किताब, वो किस भाषा में लिखा है, संस्कृत। और अमुक्त माल्याद जो किताब लिखा है, अगर पूछ ले किस विषय पर लिखा है, तो आंसर हो जाएगा राजनीति पर लिखा है। किस पर लिखा है, राजनीति पर। और ये किस पे लिखा है, धर्म पर। समझ गए, नहीं समझ गए, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि बाबर, पहले तो ये बता दो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, बाबर नाम। बाबर की आत्मकथा,
बाबर की आत्मकथा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-बाबरी। क्या नाम है दोस्त? तुजुक-ए-बाबरी। और आपने क्या बोला है? बाबर नामा। तो बाबर नामा बाबर ने नहीं लिखा है, बल्कि बाबर नामा जो है अब्दुल रहीम खाना ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल रहीम खान, ये खाना ने लिखा है। और अगर हम बात कर लें कि बाबर तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। और बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया है? फारसी। तो आप देखेंगे कि बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी का फारसी अनुवाद है कौन? बाबरनामा। और बाबरनामा को किसने लिखा है? अब्दुल रहीम खान ये खाना ने। ठीक है। और इसी तुजुक-ए-बाबरी में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बाबर ने किसको बताया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। समझ गए? मेरे कहने का मतलब था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया है? कृष्णदेव राय। और दूसरा शक्तिशाली शासक किसको बताया है उसने? राणा सांगा। किसको बताया है? राणा सांगा। कृष्णदेव राय। अब बाबर कहता है भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कृष्णदेव राय। लेकिन कृष्णदेव राय से सेकंड नंबर पर शक्तिशाली शासक कौन है? राणा सांगा। बाकी सब शासक क्या है? बेकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का कहलाता था। बताओ, शेर शाह सूरी ने चांदी का जो सिक्का चलाया उसको दिनार कहा गया है कि रुपया कहा गया है कि टंका कहा गया है कि मोहर कहा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रुपया। क्या चला है? रुपया। और यह रुपया कितना ग्रेन का था? 180 ग्रेन का। कितने ग्रेन का था? 180 ग्रेन। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि शेर शाह ने चांदी का कौन सा सिक्का चलाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? रुपया। कितने ग्रेन का था? 180। अच्छा, अगर पूछ ले तांबे का कौन सा सिक्का चलाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? दाम। क्या हो जाएगा? दाम। और दाम कितने ग्रेन का था? तो 380 ग्रेन का था। ग्रेन तांबे का सिक्का है। ग्रेन तौल की इकाई है, जैसे ग्राम तौल की इकाई वैसे ग्रेन तौल की। अगर उसका वजन किया जाए तो कितने ग्रेन का हो जाएगा? 380 ग्रेन का। वो सिक्का कौन सा है? दाम। और किसका बना है? तांबे का। और चांदी का जो सिक्का बना है उसको क्या कहा गया है? रुपया। और अगर ये पूछ ले कि रुपये और दाम का अनुपात कितना था, तो इसका अनुपात था 1:64। मतलब 1 रुपये में कितना दाम मिल सकता था? 64। तो क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता है कि बताइए शेर शाह के चांदी और दाम के बीच में कितना अनुपात था? तो 1:64। अब यहाँ पर लिखा है टंका। टंका सिक्का है और किस धातु का सिक्का है? चांदी का। तो ये भी पूछ सकता है कि चांदी का टंका किसने चलाया है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने जो सिक्का चलाया है चांदी का, उसको क्या कहा गया है? टंका। और इस टंके का वजन कितना था? 178 ग्रेन। 178 ग्रेन। तो याद रखिएगा, जो इल्तुतमिश ने टंका चलाया है चांदी का, वो कितने ग्रेन का है? 178। लेकिन जो शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया वो कितने ग्रेन का है? यानी कि 2 ग्रेन का क्या है? अंतर। और यही 2 ग्रेन आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर दिनार दिया है। तो आपने गुप्त शासक का नाम सुना है कि नहीं? गुप्त शासक का नाम सुना है। तो गुप्त शासकों का जो सोने का सिक्का होता था, किस धातु का सिक्का? सोने का सिक्का होता था। उसी सोने को सिक्के को क्या कहा गया है? दिनार। उसी को क्या कहा गया है? दिनार। और अगर ये पूछ ले गुप्त शासकों का राजकीय सिक्का क्या था, गुप्त शासकों का राजकीय सिक्का क्या था, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? दिनार। समझ में आया? मोहर यहाँ पर लिखा गया है। तो आपने एक शासक का नाम सुना होगा जिसका नाम होगा अकबर। जिसका नाम क्या था? अकबर। और इसने सोने का सिक्का चलाया था।
इसने किसका सिक्का चलाया था? सोने का सिक्का चलाया था। और इस सोने के सिक्के को क्या कहा गया है? मोहर। क्या कहा गया है? मोहर। और अगर ये पूछ ले कि अकबर के सिक्कों पर किसका नाम लिखा होता था, तो आप कह सकते हैं भगवान राम का। यहाँ पर क्या लिखा है? सिया राम। क्या लिखा है? सिया राम। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिखा गया है राम सिया, कुछ भी, सिया राम या राम सिया, और चित्र भी बनाया गया है। तो अगर ये पूछ ले कि किस मुसलमान शासक के सिक्कों पर हिंदू भगवान का नाम लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। इसीलिए अकबर को क्या कहा जाता है? महान। समझ रहे? कभी आपने सोचा होगा कि कोई मुसलमान शासक भगवान राम का चित्र बनवाएगा? नहीं। और उनकी पत्नी का नाम था हरखा बाई, है ना? किताबों में लिखा होगा, मूवी में लिखा होगा जोधाबाई, है ना? लेकिन जोधाबाई अकबर की बहू थी। किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। और जो जहांगीर की पत्नी का, जो अकबर की पत्नी का नाम है, उसका नाम है क्या? हरखा बाई। ठीक है? तो यहाँ पर यह ध्यान रखें, जैसे चित्तौड़ की रानी पद्मावती के बारे में लोगों ने गलत फिल्म बना दिया है, वैसे ही अकबर के बारे में भी गलत फिल्म बनाया गया है। जब आप प्रमाणिक किताब पढ़ेंगे, अबुल फजल की किताब पढ़ेंगे, चलो तो बहुत पुरानी किताब है, फारसी भाषा में लिखा गई है। जब आप हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़ेंगे, सतीश चंद्रा की किताब पढ़ेंगे, लईक अहमद की किताब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी का नाम था हरखा बाई। समझ में? तो जोधाबाई का तो छोड़ दीजिए, हरखा बाई का प्रभाव था ही, लेकिन अकबर के दरबार में मान सिंह भी रहते थे, रहते नहीं रहते थे? भगवान दास भी रहते थे, बीरबल भी रहते थे, तानसेन भी रहते थे, टोडरमल भी रहते थे। अकबर के दरबार में 2 हिंदू संत रहते थे, एक का नाम था देवी और एक का नाम था पुरुषोत्तम। तो उन लोगों ने बताया कि हमारा धर्म कितना अच्छा है। और हिंदुओं के जो कर्म का सिद्धांत है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा आप फल पाएंगे, उसको भी अकबर ने अपनाया। हिंदुओं की जो पुनर्जन्म का अधिकार है कि आदमी को बार बार धरती पर आना पड़ता है और मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, कभी पशु योनि में, इस प्रकार से 84 लाख योनियों में क्या पड़ता है? भटकना। तो जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा, उसको क्या मिल जाएगा? स्वर्ग। तो उसने स्वर्ग प्राप्ति के लिए उसने सभी धर्मों के साथ क्या किया है? समान व्यवहार। अब ठीक है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं किसी से कोई ईर्ष्या, कोई बैर नहीं करता। और एक शासक को भी चाहिए कि शासक भी अपनी प्रजा के लिए एक भगवान के तुल्य है, तो अब शासक को अपनी प्रजा के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए अकबर ने अपने हिंदू प्रजा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। समझ रहे? उसने हिंदुओं का त्यौहार होली मनाया, रक्षाबंधन मनाया, दीपावली मनाया, है ना, माथे पर तिलक लगाया, सूर्य की उपासना किया। समझ रहे? इसी वजह है, एक मुसलमान थे जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद यजदी, उन्होंने अकबर के बारे में बोला कि अकबर हिंदू हो गया है और इसके खिलाफ क्या जारी करना चाहिए? फतवा। समझ रहे? ऐसे नहीं किसी को महान कहा जाता है, महान होने के लिए महान कार्य भी करता पड़ता है। और महानता का एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। वह शासक जिसके शासनकाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में बिना बैर के रहते हों, समाज में किसी प्रकार कोई दंगा ना हो और सभी आपके प्रशासन से संतुष्ट हो, वही राष्ट्रीय शासक है, वही महान शासक है और उसी को महान बनने का क्या है? अधिकार है। तो अकबर के समय में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब संतुष्ट थे। इसीलिए अकबर को पूरे मध्यकाल का सबसे बड़ा शासक कहा जाता है। ओके, समझ गए? तो चांदी का रुपया किसने चलाया है? शेरशाह सूरी। टंका चांदी का किसने चलाया है? और मुहर किसने चलाया है? अकबर। दिनार किन शासकों की मुद्रा थी? गुप्त शासकों। समझ गए? आगे बढ़। क्वेश्चन दिया है दोस्त, मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी, है ना। अब वह वित्त मंत्री कौन है? वह वित्त मिर्जा अजीज कोका है कि अब्दुल रहीम है कि बैरम खां है? कौन? तो आप देखिएगा, बैरम खां जो था वो संरक्षक था। वो कौन था? संरक्षक था। किसका? अकबर। और बैरम खां बहुत महान आदमी है,
इसकी जितनी प्रशंसा करी जाए उतना कम। आपने देखा है जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जैसे ही आपका दिन खराब होता है लोग आपको छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन बैरम खां हुमायूं के साथ तब भी था जब हुमायूं दिल्ली का बादशाह था, और बैरम खां हुमायूं के साथ तब भी था जब हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित करके भटकने के लिए छोड़ दिया था। और हुमायूं को वापस दिल्ली भी किसने दिलाया है? बैरम खां ने। तो बहुत अच्छा आदमी था, और यह बैरम खां का भी वजीर था और मुगल बादशाह अकबर का भी क्या था? वजीर, यानी कि यह वित्त मंत्री नहीं था। यह कौन सा मंत्री था? वजीर। ओके। मिर्जा अजीज कोका जो था वो सैन्य मंत्री था। वो कौन सा मंत्री था? सैन्य मंत्री था, यानी कि वित्त मंत्री ये भी नहीं है। अब्दुल रहीम खान खाना इसी बैरम खां के क्या है? पुत्र है। बैरम खां के क्या है? पुत्र। और बैरम खां की पत्नी का जो नाम था सलीमा बेगम। इनके पत्नी का क्या नाम है? सलीमा बेगम। आप देखेंगे कि बैरम खां 1560 ईस्वी में, बैरम खां 1560 ईस्वी में अकबर के खिलाफ क्या कर देता है? बगावत। क्यों बगावत करता है? क्योंकि अकबर के जो संबंधी थे उसको समझाते थे, जैसे महामनगा इसकी धाय माँ थी, जीजी अनगा उसकी धाय माँ की पुत्री थी, आदम खां जो इसका चचेरा भाई लगता था उसी धाय माँ की पुत्र था। वो कहते थे तुम बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, अभी भी सारा फैसला कौन लेता है? बैरम खां। तुमको शर्म नहीं आती? बैरम खां ने गलती ये किया कि बैरम खां को लगता था कि अभी अकबर बच्चा है। 1556 में मात्र उसकी महज उम्र कितनी थी? 13 साल 6 महीने, और किसी किसी किताब में 14 वर्ष लिखा है। नहीं, इतने ही थे। अकबर का जन्म कब हुआ है? 1542 में। और अकबर गद्दी पर कब बैठा है? 1556 में। कब बैठा है? 1556 में। तो 6 में से 2 गया कितना हुआ? 4, और 5 में से 1 गया कितना हुआ? 4। लेकिन अक्टूबर 1542 में हुआ है, तो जब गद्दी पर बैठा है तो पूरा 13 साल का नहीं हुआ था। कितना हुआ था? 13 साल 6 महीना। समझ गए? तो बैरम खां इसको क्या समझता था? बच्चा समझता था। लेकिन अकबर अब बड़ा हो गया था, 14 और 4 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? 18 साल। तो 18 साल के बच्चे के अंदर बड़ा उमंग होता है। आप देखिए गांव में बच्चे कहते तुम घूमने मत जाना, जरूर जाएगा। समझे? क्योंकि उस समय उसके अंदर एक नई एनर्जी आती है, एक नई ऊर्जा आती है। और इसी समय में बैरम खान ने उसको टोकना शुरू किया, तो अकबर ने उसको एक युद्ध किया है, तिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध किया है? तिलवाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में उसने क्या कर दिया है? पराजित। तो कहा अकबर खां तुम 2 बेस पर जिंदा रह सकते हो, या तो तुम दरबार में छोटा पद ले लो। कौन सा पद ले लो? छोटा पद। या तो तुम मक्का चले जाओ, और या तो तुम दक्षिण भारत चले जाओ। समझ रहे? 2 पद मिलेगा, या तो दक्षिण भारत में पद मिलेगा, या तो फिर छोटा पद मिलेगा, और या तो तुम मक्का चले जाओ, तभी तुम जिंदा रहोगे। अब बताओ, हमको यहाँ का आपने पहले टीचर बना दिया है ना, तो हमारा भोकाल दूसरा है। अब कल हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमको झाड़ू पकड़ के पोछा लगाओ तो हम लगाएंगे? है कि नहीं? तो बैरम खां को राज्य का वजीर बनाया, छोटा पद दोगे तो लेगा? कभी नहीं। और दक्षिण भारत में कहा जाएगा हमको दिल्ली में हम शासन कर रहे हैं, आप हमसे कहिए चले जाए जम्मू कश्मीर, वहाँ शासन को, हमको अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसने कहाँ जाना निश्चय किया? मक्का। और मक्का में एक अफगान ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि कभी बैरम खां ने उसके पिता की क्या करी थी? हत्या। तो बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम तो विधवा हो गई, तो अकबर ने सलीमा बेगम से क्या कर लिया? विवाह। तो इस प्रकार से जो सलीमा बेगम का पुत्र है अब्दुल रहीम, वह पहले किसका पुत्र है? बैरम खां का। लेकिन अब यह किसका पुत्र हो गया? अकबर का, क्योंकि अकबर ने इसकी माँ से क्या कर लिया? विवाह। और इसको अब्दुल रहीम नाम है, इसको उपाधि दी गई थी खान ये खाना। तो इसका नाम नहीं है खान ये खाना, खान ये खाना इसकी क्या है? उपाधि है। इसका नाम क्या है? अब्दुल रहीम। और यह एक कवि था। ये क्या था? एक कवि था। तो सही क्या हो? हाँ सही, तो इसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा टोडरमल। उसने कौन सा व्यवस्था चलाएगा? दहशाला। और कब चलाया था? 1580 ईस्वी। ठीक है। आपने एक पुराण पढ़ा होगा, उस पुराण का नाम है भागवत पुराण। उस पुराण का क्या नाम है दोस्त? भागवत। और अगर पूछ ले कि भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोडर। आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल। टोडरमल ने अकबर के समय भागवत पुराण का फारसी भाषा में क्या किया है? अनुवाद।
टोडरमल अकबर के समय जो कि एक वित्त मंत्री था, उसने भू राजस्व के लिए एक प्रणाली चलाया है जिसका नाम है आईने दहसाला। क्या नाम है? आईने दहसाला। अब दहसाला नाम क्यों रखा गया? जैसे अकबर ने कहा कि एक निश्चित भू राजस्व लगाइए, तो उसने आकार निकाल लिया 1991, 1992, 1993, है ना। अब 1991 में 45% ले गया, यहाँ 30% ले गया और 10 साल का आकार निकाल कर भाग कर दिया, तो पता चला कि अकबर को कितना परसेंट लेना चाहिए? 33%। समझ? तो अकबर के समय भू राजस्व कितना लिया जाता था? 1/3। और इसी को क्या कहा गया है? आईना दहसाला। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? मांडले जेल में, और उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। गीता रहस्य पुस्तक किसका है? लाला लाजपत राय का है कि बाल गंगाधर तिलक का है कि अरविंद घोष का है कि सुभाष चंद्र बोस का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलक। तिलक ने एक पत्रिका चलाया था, उस पत्रिका का क्या नाम है? केसरी। और एक भी पत्रिका और चलाया था, उस पत्रिका का नाम क्या है? मराठा। और केसरी में ये वकालत कर रहे थे, ये केसरी में वकालत कर रहे थे। किसका वकालत कर रहे थे? क्रांतिकारियों का। किसका वकालत कर रहे थे? क्रांतिकारी। और जो भारत के क्रांतिकारी थे वो किसके खिलाफ बिगुल बजा रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप क्रांतिकारियों का सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप अंग्रेजों के खिलाफ द्रोह कर रहे हो, देशद्रोह। तो देशद्रोह के आरोप में उनको किस जेल में भेजा गया है? मांडले जेल। और मांडले जेल कहाँ पड़ता है? बर्मा। तो और ये कारावास इनको कितने वर्ष के लिए दी गई है? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष क्या करते बैठे बैठे? तो उन्होंने 6 वर्ष में बैठे बैठे एक किताब लिखा, उस किताब का क्या नाम है? गीता रहस्य। और इस किताब में उन्होंने भगवान कृष्ण के कर्म सिद्धांत के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? कर्म सिद्धांत के बारे में। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निश्चित कर्म करना चाहिए, और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप नष्ट हो जाए। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप तो बार बार कर्म की बात करते हो, लेकिन सन्यासी तो कोई कर्म नहीं करता। तो इसने कहा, किसने कहा कि सन्यासी कर्म नहीं करता? उठना, बैठना, सोना, जागना, भगवान की पूजा करना, भिक्षा मांग कर लाना, किसी को उपदेश देना, ये क्या है? कर्म है। तो एक व्यक्ति को कभी अकर्मण्य नहीं रहना चाहिए, और जो व्यक्ति अकर्मण्य होता है उस व्यक्ति का क्या होता है? विनाश हो जाता है। जैसे कोई नदी का पानी रुक जाए तो वह नदी का पानी गंदा हो जाता है। समझ में आया? तो उसी प्रकार से व्यक्ति को कर्मशील रहना चाहिए। लाला लाजपत राय की किताब का क्या नाम है? यंग इंडिया। लाला लाजपत राय की किताब का क्या नाम है? यंग इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की किताब का क्या नाम है? सुभाष चंद्र द इंडियन स्ट्रगल और द इंडियन स्ट्रगल। और एक किताब और है, बहुत फेमस किताब है, जो है नहीं, आर्य समाज नहीं, चल क्यों नहीं रहा यार? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। और लाला लाजपत राय की किताब का क्या नाम है? यही यंग इंडिया और आर्य समाज। ये दो किताब हो गया। और एक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष की किताब का क्या नाम है? सरस्वती, सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। इसके अलावा द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। इसके अलावा द मदर। ठीक है। तो आप देखिएगा लाला लाजपत राय की किताब का क्या नाम है? गीता रहस्य। अरविंद घोष की किताब का क्या नाम है? सावित्री, द लाइफ डिवाइन, द मदर। और लाला लाजपत राय की किताब का क्या नाम है? आर्य समाज, यंग इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल, है ना। तो ये सारी किताबें लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने
उद्घोषणा की थी? यह कहा कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो कहने का मतलब है यह घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858। और यहीं से शुरू होता है गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद। और पूछ लिया जाए कि पहला वायसराय कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। हमने एक दिन बताया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी को शासक बनाकर भेजती है तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल। लेकिन जब ब्रिटेन की महारानी किसी को प्रशासक बनाकर भेजती है तब उसको क्या कहा जाता है? वायसराय। भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। और रानी ने घोषणा कब किया था? ये 1 नवंबर 1858 ईस्वी। और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप ये बताइए कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सबसे ज़्यादा विलय किया है? डलहौजी। कौन किया है? डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। अब बात यहाँ पर आया है कि पंजाब का विलय कब किया गया है? तो पंजाब का विलय किया गया है 1849 ईस्वी। अब बात ये भी आ सकता है कि पंजाब का राजा उस समय कौन था? तो पंजाब का राजा था उस समय दलीप सिंह। पंजाब का राजा कौन था उस समय? दलीप। अब आप दिलीप सिंह नहीं लिखेंगे, क्या लिखा गया है किताब में? दलीप सिंह। और अगर पूछ लिया जाए दलीप सिंह किसके बेटे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह के। किसके बेटे थे? रणजीत सिंह के। और दलीप के माता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा झिंदन। दलीप के माता का क्या नाम था? झिंदन। तो रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह को और उसकी माता झिंदन को लॉर्ड डलहौजी ने जब पंजाब पर अधिकार कर लिया तो इन दोनों को कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड। कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड। कि दलीप सिंह क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे और झिंदन क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगी। और इसके लिए उसने प्रति वर्ष कितना लाख रुपया देने की बात किया? 5 लाख। कितना लाख रुपया? 5 लाख। कि पंजाब का राज अब किस में विलय हो जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य में। और दलीप सिंह उसकी माँ कहाँ जाएंगी? इंग्लैंड। और उनका जीवन कैसे गुजारत होगा? इन्हीं 5 लाख रुपए से। ठीक है, तो दोस्तों टाइम हो गया, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।